हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हो चुका है और ये कैथल डिस्ट्रिक्ट से मुझे पेपर मिला है, तो मैं आपको कैथल डिस्ट्रिक्ट के प्री बोर्ड जनवरी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ क्लास 12th के लिए। और इंस्ट्रक्शंस वगैरह एज यूजुअल जो हमने अपने प्रैक्टिस पेपर में की थी वही सारी हैं। तो आपको सारी बातें पता ही हैं, तो जल्दी से हम अपना सेक्शन नंबर ए से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रैक्टिस पेपर्स और सैम्पल पेपर भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, उनसे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए सेक्शन नंबर ए पर हम आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम r टू r बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, f एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर पे, और फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है। तो आपको चूज़ करना है 1 1 ऑन 2 है नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऑब्वियसली ये 1 1 ऑन 2 है। क्यों है, जल्दी से देख लो। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट x1 और x2 कुछ ऐसे लेते हैं कि बेटा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अगर है, मीन्स इमेजेस अगर इक्वल हैं, तो अब अगर एलिमेंट्स इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन 1 1 है। x1 की इमेज x1 क्यूब है, x2 की इमेज x2 क्यूब है, और जब दोनों तरफ से क्यूब रूट करेंगे और क्यूब्स हटाएंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन। तो हमारा फंक्शन ऑब्वियसली क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। ऑन टू के लिए मैं ये बता दूं कि पूरे का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से समझ सकते हो डेप्थ को। ऑन टू के लिए हमने को डोमेन इस आर में से एक एलिमेंट y उठाना है जिसकी प्री इमेज x इस डोमेन में आ जानी चाहिए, तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो हमने मान लिया कि y जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, r का मतलब को डोमेन को बिलोंग कर रहा है, और y के लिए कोई x ऐसा एग्जिस्ट करता है कि y की प्री इमेज x है, वेदर इट इज़ रियल और नॉट, लेकिन प्री इमेज है। अब fx का मतलब क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, और x मैंने ले लिया, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो y की पावर 1/3। अब मैं y को ऑलरेडी एक रियल नंबर ले चुकी हूँ, तो रियल नंबर का क्यूब रूट भी रियल होगा, और ये क्यूब रूट x के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब x भी एक रियल नंबर हो गया। हमने को डोमेन में जो रियल नंबर y चूज़ किया उसकी जो प्री इमेज हमने x मानी थी वो रियल आ गई, यानी कि इस को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में आ गई। डोमेन में आ गई तो फंक्शन ऑन टू हो गया, तो 1 1 एंड ऑन टू है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। कोसिकेंट इनवर्स -2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपने बतानी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोसिकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 टू π/2 में, केवल 0 को छोड़ दो। क्लियर है। अब वैसे तो वर्बल सी बात है कि साइन कोसिकेंट की जो वैल्यू 1/2 होती है वो 30 पे होती है, कोसिकेंट की वैल्यू 1/2 30 पे होती है, ये माइनस है तो -π/6 आ जाएगा, तो ये फॉल्स है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये वैल्यू हो गई मान लो थीटा, तो बेटा कोसिकेंट थीटा हो गया -2, यानी ये हो गया माइनस कोसिकेंट π/6, और इसको माइनस को अंदर ले जाओ अपना आइडेंटिटी लगा के, तो कोसिकेंट -π/6, तो ये रिजल्ट हमारा क्या है, टोटली फॉल्स है। थर्ड वन पर आ जाओ। थर्ड वन नेक्स्ट पर चले गए हम, 1 मिनट, थर्ड पर आना है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, नो, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, येस इट्स ट्रू, और ये दोनों भी फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 sin थीटा 1 एट्सेट्रा वेयर थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 2π, तो आपने डिटर्मिनेंट का नेचर निकालना है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है, तो डिटर्मिनेंट का ऑप्शन आपने निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लो, 1 चेक क्या कर लो, डायरेक्ट हम एक्सपेंड ही कर देते हैं फर्स्ट रो से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू ये रो, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस में ये वाला एलिमेंट लेंगे साइन थीटा, तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ध्यान देना है। अरे ये आ गया साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और लास्ट एलिमेंट आ जाएगा +1,
ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको ओपन कर लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको अलग अलग इंटरवल्स गिवन हैं और आपको बताना है कि आपका डिटर्मिनेंट किस इंटरवल में है। तो आप क्या करेंगे, 2 को अंदर ले लीजिए और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो जब मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करती हूँ तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच आ जाएगी। इसमें 1 और ऐड कर दो तो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में 1 ऐड कर दो, 0 + 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1। तो ये जो वैल्यू है 1 से तो ग्रेटर हो जाएगी और 2 से लेस हो जाएगी, यानी ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो कम से कम 1 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2। जब कम से कम 1 होगी, ध्यान देना, तो बाहर की वैल्यू 2 है तो 2 × 1 मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब ये 2 होगी तो अंदर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू 4। ये ओपन इंटरवल है, इसको नहीं लेना है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसको लेना है क्योंकि 2 और 4 वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड हो रही हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए और आपको ए गिवन है और आपने A' फाइंड करना है। तो A' इज इक्वल टू, पहले A' लेना है तो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो साइन थीटा कॉस थीटा था, उसको मैं ऐसे वर्टिकल रो को कॉलम में बदल दूंगी। सेकंड रो थी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय A, तो ये हो गया बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर दो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर हो रहा है ना भाई? अब तो लास्ट अपना प्रिपरेशन चल रही है, इस टाइम पे तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, तो फिर अब क्या होगा। आप ये देख लीजिए कि कितना आप पीछे चल रहे हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, इससे ये कट के 0 आ जाएगा, इससे ये कट के 0 और 1 और ये हमारा I2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाओ। कॉस लॉग एक्स का फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स। बहुत सिंपल है, y' हो जाएगा। कॉस लॉग एक्स की कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स को फिर कर दो 1/x, दैट्स ऑल, खत्म, बिल्कुल सिंपल। अब आगे देखो, फाइंड dy/dx। अगर x है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपकी है बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो हम पहले निकालेंगे dx/d थीटा। x की वैल्यू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx/d थीटा आ जाएगा a इंटू थीटा की 1 हो जाएगी, साइन की कॉस हो जाएगी। y की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy/d थीटा आ जाएगा a इंटू 0, कॉस की माइनस होती है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि a साइन थीटा। हमें तो dy/dx निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब क्या करो, dy/d थीटा को dx/d थीटा से डिवाइड कर दो। dy/d थीटा ये है a साइन थीटा और ये है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और नहीं तो चाहो तो साइन थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लो, 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, और 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस हमारा हो जाएगा टेंजेंट थीटा/2। ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 पर आ जाओ। इवेल्युएट द इंटीग्रल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेपरेट कर लीजिए, ऊपर है x³ + 5x² - 4/x², x³ के नीचे भी x² ले आओ, 5x² के नीचे भी x² ले आओ और 4 के नीचे भी x² ले आओ। जब भी अलजेब्रिक आए तो ऐसे करना, ये x बन जाएगा, x² से x² कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, इंटू x⁻⁻2 dx। अब केवल इंटीग्रेट कर दो,
एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वेयर बाय 2, 5 है, 5 के साथ 1 है, 1 की एक्स होती है, और 4 ये बन जाएगा एक्स की पावर -1 बाय -1 प्लस सी। बस इस लास्ट टर्म को और थोड़ा अरेंज कर दो, एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 5x, ये वाला माइनस और ये प्लस, और ये जो पावर -1 है ये नीचे आ जाएगी प्लस सी। ये आंसर अपना चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, यस इट्स करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ मैं एक बार। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ -π/2 ऑफ दिस, 0 आएगा। आपके पास एक रिजल्ट होता है -a/2a(f(x) अगर ओड है तो ये 0 होता है। ये फंक्शन ओड है क्योंकि यहाँ x³ है और यहाँ साइन क्यूब है, तो ये ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल 1 वर्ड में 0 आ जाएगा, 1 डिजिट में बल्कि मैं कहूँगी। और अब हम आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये है बच्चे x/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन लूँगी मैं। x/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी अभी मैंने लगाया है 2 cos स्क्वेयर x/2 डी एक्स। 1/2 को तो बाहर ले लो x, और कॉस स्क्वेयर हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर x/2 डी एक्स। u इंटू वी से से अगर मैं लेती हूँ तो आइलेट, तो एल्जेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक को फर्स्ट लें, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा लेफ्ट में कर लेते हैं, थोड़ा लंबा लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे 1 मार्क के हिसाब से, फिर भी चलते हैं। 1/2 आइलेट तो फर्स्ट और ये सेकंड, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर x/2 डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/2 x, सीकेंट स्क्वेयर x/2 की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x/2, x/2 का जो कांस्टेंट है 1/2 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 को ये इंटीग्रेशन है, ध्यान देना, और सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट x/2, 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा जो ऊपर जाकर 2 हो जाएगा dx। अब ये जो 1/2 है ना ये अंदर आएगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो ये 1/2 जब अंदर आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बनेगा x टेंजेंट x/2। सुन रहे हो भाई, ये उल्टा चला जाएगा ना, समझ रहे हो। 1/2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी, और माइनस में यहाँ बच जाएगा टेंजेंट x/2 dx। अब एक इंटीग्रेशन रह जाती है, इसको आप कर दीजिए x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट x/2, और टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है लॉग cos x/2 माइनस लॉग cos x/2, ठीक है। आइडेंटिटी याद है, फॉर्मूला ये होता है लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ cos x, है ना, माइनस लॉग ऑफ cos x और प्लस में c, और पॉजिटिव लोगे तो लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस c। तो माइनस पहले से मैं माइनस वाला ही ले लेती हूँ, लॉग cos ऑफ x/2, x/2 का कांस्टेंट 1/2 नीचे आएगा जो यहाँ जाकर 2, और प्लस c। अब ये आपका आंसर आना चाहिए जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग है, तो आपका यही आंसर ठीक आएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर बाय चांस एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट में 1 मार्क मिल जाएगा, क्लियर है। बाकी इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे होनी चाहिए थी, ऊपर cos x, अगर ये वाला आंसर चाहिए तो ऊपर cos x होना था, अब उसमें 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसको अलग कर लो, तो इससे तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके नीचे ये आएगा तो ये 1 बाय 1 प्लस cos x, यानी कि 1 बाय cos स्क्वेयर x/2, यानी कि सीकेंट स्क्वेयर x/2 dx आ जाएगा। 1 की x हो जाएगी, सीकेंट स्क्वेयर की हो जाएगी टेंजेंट x/2, x/2 का 2 यहाँ चला जाएगा, और प्लस में c आ जाना चाहिए। आंसर मुझे इनमें भी कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं ठीक है, ठीक है, नीचे 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो हमने स्टेटमेंट को ठीक करके भी मैंने बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो होमोजीनियस अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ोगे तो कई बच्चों को वो समझ नहीं आती। मैंने बता रखा dy/dx में अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो अंदर पूरे का पूरा फंक्शन y/x में होना चाहिए, लेकिन मैंने एक मोटी सी पहचान बता रखी सभी बच्चों को कि
हर टर्म की डिग्री अगर सेम है, जैसे यहाँ है x की 1 है, y की 1 है, 1 है और 1 है, तो ये होमोजीनियस है। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ x y की मिलकर 2 है, तो ये भी होमोजीनियस है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ डिग्री 0 है, ये होमोजीनियस नहीं है। ये 2 है, ये 2 है, 1 और 1 2 है और ये 2 है, तीन होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो आपको इस फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं है अगर 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0 इज 1, बिल्कुल ट्रू है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स 1 है तो ट्रू है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है a डॉट बी बाय मॉड b, तो ये a है ये b है, दोनों का डॉट कर दो, तो i वाले को i से करो तो 7 1 जा 7, j वाले को j से करो तो माइनस का अपना आ जाएगा 3, और k वाले को k से करो तो अपना आ जाएगा 8 7 56, ठीक है। और नीचे b का मैग्नीट्यूड लेना है तो 49 प्लस 1 प्लस 64, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 और 56 में ऐड करोगे तो 60 49 और 1 50 बटे 114, 60 बटे 114, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको कि 60 बटे 114, तो हम इसको अगर रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करके देखें, ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट मुझे लग रहा है क्योंकि नीचे अंडर रूट आता है, ऊपर हमारा अंडर रूट नहीं आएगा, तो रैशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 114 और अंडर रूट 114। इन दैट कंडीशन अगर ऊपर अंडर रूट लेते हो तो नीचे 114 है, तो ये 3 4 1 5 और 6 3 पे जाना चाहिए, तो 3 3 9 और 3 8 24, यस। अब देखा एक बार में अगर हम देखकर ऐसे करते हैं कि आंसर रोंग है, तो ये देखो अब आ गया ना, क्या आया 10 बाय 19 अंडर रूट 114, और ये ऑप्शन नंबर डी है। तो रेशनलाइज करने के बाद हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाता है प्रोजेक्शन का, ऑप्शन नंबर डी। 14th पे चलो, ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर सी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, तो लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, जे वाले को जे से करो -2 और -2 को +4 से करो -8 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 10 और 2 5 जा 10, लैम्डा की वैल्यू 5 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। जब मैंने प्रैक्टिस पेपर कराए तब भी मैंने आपको समझाया है कि इस तरह की लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये ऊपर तो पॉइंट्स होते हैं जिनसे लाइन पास करती है और नीचे हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, क्लियर है, नीचे हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और दो लाइंस के बीच की एंगल उनके डायरेक्शंस के बीच की एंगल होती है, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन वेक्टर b1 है, इसका डायरेक्शन वेक्टर b2 है, सुन लो मेरी बात, b1 बन जाएगा 3i + 5j + 4k, है ना, नीचे 3 है 5 है और 4 है, और वेक्टर b2 बन जाएगा i + j + 2k, और दोनों लाइन के बीच में अगर मैं थीटा एंगल ले लेती हूँ तो cos थीटा होता है b1 डॉट b2 बाय मॉड b1 और भाई मॉड ऑफ b2, क्लियर हो रहा है, वेक्टर में आ जाता है ये हमारा। तो अब इसको अपना सॉल्व कर दो, b1 डॉट b2 इन दोनों की डॉट करो, 3 1 जा 3 + 5 4 2 जा 8, और b1 का मैग्नीट्यूड करोगे तो 9 5 का 25 और 4 का 16, है ना, और 1 + 1 + 4, तो ऊपर तो आ जाएगा 8 और 5 13 16 आ जाएगा, नीचे देखो 25 और 9 34 और 10 44 और 6 50, √50 और √6। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ऊपर तो है 16, 50 का मतलब है 25 2 जा, ठीक है। एक बार आंसर भी देख लो ना अपना साथ के साथ, आंसर में हमारा आ रहा है नीचे 15 और इसमें 7 वगैरह में आ रहा है, यहाँ हम कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे ना, 1 और 2 2 जा 4 4 और 1 5 और 1 6 आ रहा है, ठीक है। तो √6 को भी अगर हम ओपन करते हैं, ऐसे ही रहने दो इसको, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये आ गया 16, 25 का अंडर रूट करोगे 5 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 12, हाँ मैं ठीक कर रही थी पहले,
आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, नहीं तो 12 को भी आगे। मैं यहाँ इसको ठीक कर रही थी, कैसे ठीक कर रही थी वो मैं बताती हूँ कि डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 50 गुणा 2 और 6 को कर दिया 2 गुणा 3। अब ध्यान देना ऊपर आ गया 16, 25 का 5 √2 और इसको ओपन करोगे तो √2 इंटू √3, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/10√3, 2 8 जा और 2 5 जा, ठीक है। और √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 8/5√3, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, तो ये आ जाएगा 8√3/15, दोनों √3 मिलकर 3 हो जाएंगे, 3 5 15, तो ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। हाँ, ध्यान देंगे मेरी बात पर। कॉस ऑफ थीटा आ गया 8/15√3, लेकिन आंसर हमें कॉस इनवर्स की फॉर्म में दे रखा है, तो कॉस को राइट साइड में ले जाओ, 8/15√3। देखते हैं 8/15√3 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 8/15√3, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन अजीब थी। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हो, एक काम और भी कर सकते हो, हम इसको और थोड़ा सा इजी बना देते हैं आपके लिए। कई बार नहीं भी आइडिया आता है ना, हमें नहीं आता, आपको कैसे आएगा ये। इसको इकट्ठा पहले मल्टीप्लाई कर लो, 300 कर दो, है। इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो मैं इसको 16/300 का अंडर रूट कर सकती हूँ, क्लियर है। 300 का मतलब हो गया 3 × 100, क्लियर हो गया, और 100 का अंडर रूट 10√3, तो हम सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये 2 स्टेप हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए जल्दी से। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है तो प्रोबेबिलिटी भी हमारी 0 होती है, और ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यूनियन की गिवन है, तो पी की वैल्यू हमने निकालनी है। पी क्या है, स्टेटमेंट ही मिसिंग है। हिंदी में देखो, ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यूनियन की 5/6 है, और बी की प्रोबेबिलिटी पी है, तो वो आपने निकाल लिया। तो ऐसे कई बार स्टेटमेंट मिस हो जाती है। तो देखो बेटा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन की बात करते हैं तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये तो 0 है, ये 0 है, तो ये केवल इतना रह जाएगा, और जो वैल्यूज़ गिवन है उनको पुट कर दो। ये बेटा 5/6 हो गया, ये 1/3, और ये p, 5/6 में से 1/3 को माइनस कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी 6। LCM ले लो, 3 दूनी 6, 5 में से 2 गए 3, और 3 से ये कैंसिल होकर p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। गॉट इट, समझ में आ गया। चलें आगे, ठीक है ना, 2/6 बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। जब पेयर को रोल करते हैं 36 आउटकम आते हैं। ओड प्राइम नंबर होते हैं 3 और 5 डाइस पे, तो दोनों पे ओड प्राइम नंबर आना चाहिए। तो या तो दोनों पे 3 आएगा, या पहले पे 3 दूसरे पे 5 आएगा, पहले पे 5 दूसरे पे 3 आएगा, या दोनों पे 5 आएगा। 4 केस बनेंगे। 36 में से 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9, 1/9 आना चाहिए, जो कि इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं बन रहा है, रोंग है। एक बार फिर आप देख सकते हो कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो 6 आउटकम है, जिसमें से विषम अभाज्य संख्या यानी ऑड प्राइम नंबर ओनली 3 और 5 हैं, और दोनों डाई पर, दोनों पर आना चाहिए। दोनों डाई पर एक ओड नंबर आना चाहिए, तो दोनों पर या तो 3 3 आएगा, या 5 5, या 5 3, या 3 5, ठीक है। तो 4 ही केस बनेंगे आउट ऑफ 36, तो 4/36 यानी 1/9 आना चाहिए। तो ये चारों ही ऑप्शंस आपके रोंग हैं। आपको इसके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट का कोई मार्क्स आपका मिल जाएगा, मार्क्स कट नहीं होंगे, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 1 में आए। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 3/5। ए सच बोल रहा है, वो 3/5 है, तो झूठ बोल रहा है तो 2/5 है। अ क्वाइन इज टॉस्ड, सिक्का उछाला। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, उस ए ने कह दिया कि भैया हेड आया है, ए ने कह दिया कि हेड आया है।
सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड इज 2/5। तो वास्तव में हेड होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने बताना है। देखो अभी काम क्या हो रहा है, कॉइन फेंका जा रहा है। जब आप कॉइन को टॉस करोगे, जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो दो ही बातें होंगी, या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, जो कि ये हमारे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। E2 इवेंट होगा कि हेड नहीं आया, नो हेड एट ऑल, कोई हेड नहीं आया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब बात चल रही है ए के झूठ सच बोलने की, ठीक है। अब उसको छोड़ दो, ए ने झूठ बोला सच बोला, उसको छोड़ दो। हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्चुअल में हेड आया है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ इसको पढ़ो, ए ने रिपोर्ट दी कि भैया हेड आया है, इस बात को हम ए मानेंगे। या आप जैसे बेस थ्योरम करते हो तो आप एक्सक्लूसिव इवेंट्स को E1 E2 E3 लेते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हेड ए में लेते हैं, लेकिन हम ये एच में ले लेते हैं कि हमने एच इवेंट ले लिया कि एक्चुअली नहीं हेड अपीयर्स, बस हमें ये सूचना मिली कि हेड अपीयर्स। एच इवेंट हमने ले लिया कि हेड अपीयर्स, ए ने रिपोर्ट की कि हेड आया है। आप इसको ऐसे लो, ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। अब हमें नहीं पता ए सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब दो बातें हुई हैं, दो बातें कौन कौन सी हुई कि प्रोबेबिलिटी को भी छोड़ दो, कि क्या हुआ कि अपना वास्तव में हेड आया, E1 इवेंट अक्कर हुआ और उसने रिपोर्ट दी कि भैया हेड आया है। बात को समझना, वास्तव में 1 नंबर का क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, पूरी डिटेल में यहाँ लिखूँ। सबसे पहले हेड आया, आया हेड, एक्चुअल में हमने डाई रोल की, डाई रोल होगी, क्वाइन टॉस हो गया, सॉरी क्वाइन टॉस हो गया, क्वाइन टॉस हो गया तो हेड आ गया, यानी E1 इवेंट अक्कर हो गया। फिर ए ने आके कहा कि भैया हेड आया है, वास्तव में भी हेड आया था, ए ने भी यही बोला कि हेड आया था। इसका मतलब यहाँ ए जो है वो क्या कर रहा है, ट्रुथ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। लेकिन ऐसा हुआ कि जब कॉइन टॉस किया तो हेड नहीं आया, कोई हेड नहीं आया, टेल आई। फिर भी बंदे ने आके बोल दिया कि हेड आया है, H/E2, यानी कि हेड नहीं आया था पर उसने बोला कि हेड आया है, तो ही इज टेलिंग ए लाई, ही इज टेलिंग ए लाई। अब कोई बंदा बोलेगा तो या तो वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। झूठ सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो झूठ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 - 3/5 यानी 2/5 हो जाएगी। आ गई सभी चीज़ें। अब प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि एक्चुअली देयर वाज ए हेड, बेस थ्योरम लगानी है। एक्चुअली देयर वाज ए हेड, कि आया भी हेड था, ठीक है, और उसने रिपोर्ट भी हमें क्या की कि हेड है, ठीक है, क्लियर है। ए ने रिपोर्ट की कि हेड है और एक्चुअल में हेड आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/H। तो इसका क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E1। ये जनरली A/E1 हम लेके चलते और यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मेरा तो हाथ H पे A पे ही बैठा हुआ है, और प्लस थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ मैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E2, ठीक है। अब E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और H/E1 की प्रोबेबिलिटी 3/5। 1/2 इंटू 3/5 और 1/2 इंटू में ये हो जाएगी 2/5। इस कैलकुलेशन को कर लो, कोई कट पिट आपने नहीं करना है। ऊपर आएगा 3/10, नीचे आएगा 3/10 प्लस 2/10, ऊपर आएगा 3/10 और नीचे आएगा 5/10। 10 से 10 कट के 3/5 आया। जबकि देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का बनता नहीं है। जबकि उसने बोला कि 2/5 है, तो ये टोटली फॉल्स है। अब आ जाते हैं अपने दो क्वेश्चन और हैं सेक्शन ए के, जो कि अपने असर्शन रीजन क्वेश्चन है। प्रैक्टिस पेपर आपने कर लिए होंगे, तो हम इसको देखेंगे असर्शन रीजन को। बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 19 है। कंसीडर द सेट ए 1 2 3। कोई सेट है ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड द रिलेशन आर, आर जो रिलेशन है
उसमें केवल एक ही पेयर है 1 2, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये ट्रू है, यस इट्स ट्रू। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है। आपको टीचर ने बताया होगा कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, इन दैट केस अगर ए सी से रिलेटेड हो जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है, यानी कि रिलेशन पहले से तीसरे पर शिफ्ट हो जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक डीप डेफिनेशन और बता दूं ट्रांजिटिव रिलेशन की, कि अगर किसी भी रिलेशन में आपको केवल एक सिंगल एलिमेंट दे रखा है तो भी वो ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई दूसरा पेयर भी तो नहीं है। आप ये भी तो नहीं कह सकते कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, लेकिन 1 3 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई 2 3 आपके रिलेशन में है ही नहीं। और इसको वैक्वसली ट्रुथ बोला जाता है, VACUOSLY वैक्वसली ट्रुथ। कोई भी स्टेटमेंट वैक्वसली ट्रू कब कही जाती है? जब उसमें कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। आप एक बात पे ध्यान दो, हम जब रिलेशन करते हैं सबसेट करते हैं, सबसेट जब हम करते हैं तो किसी भी सेट के सबसेट में हम एम्प्टी सेट को क्यों लेते हैं? सबसेट क्या होता है? आपको अगर आप मेरे चैप्टर वो देखना है, क्लास 11th में भी मैंने ये सारी बातें बताई हुई हैं कि बी ए का सबसेट है अगर बी का हर एलिमेंट ए में है, लेकिन फाई का तो कोई एलिमेंट ए में है ही नहीं। तो यहाँ हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लेके चलते हैं, भाई बी का सारा एलिमेंट ए में है तो बी ए का सबसेट है, लेकिन ऐसा कोई बी भी तो नहीं है जिसका कोई एलिमेंट ए में ना हो। फाई में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, इसलिए फाई ए का सबसेट है। वैक्वसली ट्रू, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो वही चीज ट्रांजिटिविटी पर लगती है कि, और आप ये कहीं भी आप चेक भी कर लीजिएगा कि अगर किसी सेट में केवल एक सिंगल एलिमेंट है तो हम उसे ऑलवेज ट्रांजिटिव लेकर चलते हैं। सिमेट्रिक पर ये बात अप्लाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि सिमेट्रिक की तो डेफिनेशन ही केवल एक एलिमेंट पर आती है कि ए बी का पेयर उसमें है तो बी ए का पेयर भी होना नेसेसरी है। लेकिन ट्रांजिटिविटी की जब बात आती है तो ए बी और बी सी दोनों हैं और फिर ए सी नहीं है, ए बी और बी सी दोनों हैं और फिर उसमें ए सी नहीं है, तो हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन जब बी सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब बी सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देन दीज टाइप ऑफ रिलेशंस आर ऑलवेज कंसीडर्ड ट्रांजिटिव। तो मैं इसको बिल्कुल ट्रू कहूँगी। रीजन पर आ जाओ कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब ए बी आर से रिलेटेड हो, बी सी आर से रिलेटेड और ए सी, तो येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। और इसी को यूज करके हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो हमारी जो फर्स्ट ए है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं कि भाई बी सी आर में होता और ए सी आर में नहीं होता तो हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी को यूज़ करके तो हम वहाँ ट्रांजिटिविटी दिखा रहे हैं ना, ठीक है। अब आ जाओ असर्शन रीजन के अपने लास्ट क्वेश्चन पर, सेक्शन नंबर ए पर। चलिए कहाँ गया, ये रहा। द एंगल बिटवीन द लाइन आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा आई माइनस जे एंड एक्स एक्सिस इज π/4। एंगल कैसे निकालते हैं? ये तो वो पॉइंट है जिससे लाइन पास करी, ये इसके डायरेक्शन रेशो है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं? 1 0 0, ठीक है। और ये क्या है? 1 -1 और 0, दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो कोस थीटा निकाल लो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लो। 1 + 0 + 0, पहले वाले का मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 + 0 + 0 का अंडर रूट, दूसरे वाले का करोगे तो 1 + 1 + 0 का अंडर रूट, ये आ गया 1/√2। 1/√2 कितने पे होता है? 45 पे होता है। तो येस इट्स ट्रू, ठीक है, येस इट्स ट्रू। मेरी बात समझ में आ गई। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो होते हैं 1 1 0, इसके डायरेक्शन रेशो है 1 -1 0, तो दोनों से एंगल आ जाएगा। और ये एंगल का फॉर्मूला इसने दे रखा है कि दो लाइनों के बीच में एंगल ये होता है। येस इट्स ट्रू, और इसका यूज इसमें कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर बी पर, और अब स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्शन नंबर बी। इसमें चॉइस तो एक ही में दे रखी है, अपने 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत ही इजी सा लग रहा है सेक्शन नंबर बी तो मुझे। f इज ए फंक्शन फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 4 5 9, जी 3 4 5 9 से 7 11 15 पर है,
ठीक है भाई, ये है 2 3 4 5, ये है 3 4 5 9, और ये है 7 11 और 15। F2 3 है, ध्यान देना भाई, F की वैल्यू 2 पे 3 है, 3 पे 4 है और 4 पे 5 है, और 5 पे भी 5 है, 5 पे भी 5 है। और G की वैल्यू 3 और 4 दोनों पे 7 है। इसको अलग उससे अगर मैं करती हूँ, 3 पे भी 7 है, 4 पे भी 7 है, और 5 और 9 पे 11 है, 5 पे भी 11 है और 9 पे भी। समझ आ गया या मुझे लिखना चाहिए? वो लिखा हुआ है उसमें, आप देख सकते हो। तो ये कहता है फाइंड GOF। अब GOF का मतलब F पे मुझे ये निकालना है, तो बारी बारी से निकालेंगे। 2 पे निकालेंगे, GOF का मतलब है F के डोमेन की हर वैल्यू की इमेज हमने निकालनी है यहाँ पर। तो GOF F की वैल्यू 2 पे कितनी है? 3 है भाई, यहाँ से भी देख सकते हो। ये लो, ये कलर ले लेती हूँ। F(2) कितना है? 3 है, तो G इस F2 की जगह 3 आ गया, और G3 की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है, अब GOF की वैल्यू आप निकालोगे 3 पे। अब कई बच्चे कह रहे हैं मैडम कंपोजिशन नहीं है सिलेबस में, भी कंपोजिशन आपका प्री बोर्ड में आ रहा है ना, एग्जाम्पल्स में कंपोजिशन है। तो GOF(F(3), NCERT में अगर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है तो वो सिलेबस में है। F3 की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया G4। तो G की देख लो 4 पे वैल्यू कितनी है? 7 है। हो गया। अब GOF की वैल्यू हमने निकालनी है 4 पे, तो ये आ जाएगा G बाहर, अंदर आ जाएगा F4 कितना है? 5 है, तो ये G5 आ जाएगा। G की वैल्यू 5 पे कितनी है? 11 है। अब भैया ले लो GOF की वैल्यू 5 पे, तो ये हो गया GOF(F5). F5 की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा G5, और ये 11। अब इस फंक्शन को आप पूरा कैसे लिखोगे? आप इसको पेयर में भी लिख सकते हो कि GOF इज इक्वल टू 2 की इमेज 7 है, तो आप यहाँ लिख दो 2 7, फिर आप लिख दो 3 7, फिर आप लिख दो 4 11, और फिर आप लिख दो 5 11, एंड दैट्स ऑल। बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इसी का ही इंटरनल चॉइस है, उसको देखते हैं। अब देखिए इसकी इंटरनल चॉइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 साइन इनवर्स माइनस √3/2 कोस इनवर्स 1/√2। थोड़ा सा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा लंबा कर सकते हो, है ना। वैसे तो छोटा भी कराओगे तो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। कोस इनवर्स 1/√2। अब आप क्या करो, इसको अल्फा मानो, इसको बीटा और इसको गामा। हम मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अब आप मेंशन कर दो कि अल्फा कितना है? टेंजेंट इनवर्स √3। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको वर्बल याद है, नहीं तो आप ऐसे कर लो, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू √3, 60 पे होती है यानी π/3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। पहला पार्ट हो गया। अब ले लो बीटा। बीटा है साइन इनवर्स माइनस √3/2, इधर सरका लेते हैं भाई अपना, और यहाँ से आ गया साइन बीटा हो गया माइनस √3/2, ये भी साइन 60 है तो माइनस साइन 60, लेकिन ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 60 का मतलब 60 का मतलब नीचे अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, 60 का मतलब नीचे 3 आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस π/3। टेंजेंट की वैल्यू √3 60 पे होती है और साइन की माइनस 60 पे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और तीसरी वैल्यू जो मैंने गामा ली है वो है कोस इनवर्स 1/√2 जो कि 45 पे होती है, तो इसका आंसर 45 आ जाएगा 1/√2 जो कि हो गई कोस π/4। प्रिंसिपल ब्रांच में है सारे के सारे, तो जब यहाँ रखोगे तो ये बन रहा है π/3, देख लो एक बार, सीधा यहीं रख दिया मैंने, ये बन रहा है माइनस π/3 और ये बन रहा है π/4, दोनों कट के मेरा आंसर कितना आ जाएगा? π/4। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं बिल्कुल आसान कहूँगी इसको। 22वें पे आ जाओ, सिंप्लीफाई। तो डायरेक्ट यहीं से सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस थीटा अंदर जाएगा, इसका मतलब हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो वो ए डैश वाला आया था ना, बिल्कुल वैसा सा ही है ये।
यहाँ करोगे तो ये बन गया साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा और ये बन गया साइन स्क्वेयर थीटा। जोड़ दो, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1, इसमें इसको करोगे तो 0 0 और 1 आ जाएगा I2। एक स्टेप मैंने बीच में गायब कर दिया, वो जोड़ के आप दिखा दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। dy बाई डी एक्स हमने निकालना है। अगर y है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वेयर, इस तरह के क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट कर लो। हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। हमने मान लिया कि x को मैंने ले लिया टेंजेंट थीटा, तो y मेरा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ध्यान देना ये 3x माइनस एक्स क्यूब है, तो ये बनेगा 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो अंदर वाला फॉर्मूला होता है ये टेंजेंट 3 थीटा का होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 3 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स x, तो इस थीटा की जगह मैं रख दूंगी टेंजेंट इनवर्स x, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगी 3/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस कंडीशन को बेशक डिस्कस मत करना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेरीफाई दैट दिस फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। नोट कर लो इसको, फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट और डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब करते हैं, इसको ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, डिफ्रेंशिएशन करो तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन जो कि आ जाएगी 2x, ये हो गया कैंसिल, इसको इधर ले जाओ तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ कह रहा है कि इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है। अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दो, दोनों तरफ अगर एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट था तो हट जाएगा, या अंडर रूट का स्क्वेयर इंटू वाई डैश, और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह मैं y लिख दूँ, इसकी जगह मैं y लिख दूँ, और ये स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो वही इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो यस इट इज़ द सॉल्यूशन। क्लियर है, थोड़ा सा चेंज था, जो एक्चुअल फॉर्म थी वो हमारी यहाँ नहीं आ रही थी, लेकिन हमने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाओ इसी के और पार्ट पर, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट है, तो इसको अब हम करेंगे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरिएबल्स सेपरेबल का बेहद आसान सा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स में कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम प्रीवियस ईयर का करें या ना करें, बिल्कुल करो भाई, डिलीटेड क्वेश्चंस को सिलेबस को छोड़ दो, बाकी सारा करो। तो ये जो लेफ्ट राइट ये जो इधर वाली dy वाली टर्म है इसको हम ले जाएंगे अपना राइट हैंड साइड में, ठीक है, और वेरिएबल्स को अब हम कर देंगे सेपरेट। सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वेयर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई। डी एक्स यहाँ ऊपर है तो ये वाली टर्म लेफ्ट में ले जाओ, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स के डिनोमिनेटर में चला जाएगा टेंजेंट एक्स डी एक्स, ये ऑलरेडी यहीं है। सीकेंट स्क्वेयर वाई, इस टेंजेंट वाई को लेफ्ट राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ, और ये डी वाई दोनों तरफ अगले स्टेप में करना इंटीग्रेट। अब आपको एक इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स, मॉडलेस लगा दो, ना लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस में सी, वरना फिर आप इसको जेड मानो और ये इसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर होता है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट एक्स
माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट वाई, और ऐसे में कांस्टेंट को भी लॉग में ले लो। ये वाला माइनस लेफ्ट में आकर प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट एक्स, और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेंजेंट वाई इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन ऐड मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा log ऑफ टेंजेंट x इंटू टेंजेंट वाई इज इक्वल टू लॉग सी। दोनों तरफ से लॉगरिथम हटा दीजिए, तो बच्चों ये बन जाएगा टेंजेंट x इंटू टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका ना, हाँ बिल्कुल हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन नंबर बी का। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both are boys given that at least one of them is a boy। ठीक है, तो जब एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस हम बनाएंगे। द सैम्पल स्पेस इज बॉय एंड गर्ल, तो या तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। ठीक है भाई, ये हमारा रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस बच्चों बन जाएगा। क्लियर है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब इस बात को समझें, ये अपनी कंडीशनल का क्वेश्चन है। बोथ आर बॉयज, इसको ए मान लो, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। सैम्पल स्पेस को मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगी, पहले मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा दूं कि जब गिवन दैट है तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, इसको इवेंट ए ले लो, गिवन के बाद जो है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, इसको बी ले लो, तो मुझे ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट एस इज द सैम्पल स्पेस, और ये हो जाएगा बी बी, बी जी, जी बी, और जी की भाई मुझे ये आदत है तो जी जी। ठीक है भाई, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां, बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की छोटा लड़का। अब हमने ए इवेंट मान लिया ये वाला कि बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज, तो क्या बनेगा, केवल ए की एलिमेंट आएगा बी बी। ये ले लिया, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, पूरा लिखना है, 2 मार्क्स का है। एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक लड़का हो, दोनों हो तो भी चलेगा, तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और बॉय बॉय, 3 इवेंट्स आ जाएंगे। और अब लेनी है इन दोनों की इंटरसेक्शन, जिसमें आएगा बी बी। अब आप लो ए की प्रोबेबिलिटी, तो ए की आउटकम है सैम्पल्स, पूरा इतना तो ज़रूरत नहीं है, 1/4 भी लिख सकते, नहीं तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ए बाय नंबर ऑफ एस। ए में 1 एलिमेंट है, एस में 4 है ना। अब इसके बाद हम निकालते हैं अपनी बी की प्रोबेबिलिटी है, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट और इसमें 4 हैं, सैम्पल स्पेस में 4 हैं, और इंटरसेक्शन में भी ए की एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो अब मुझे निकालनी है ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो 1 नंबर में कोई ज़रूरत, 2 नंबर में कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन की 1/4, बी की 3/4, तो दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/3। तो ये हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये था अपना सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी प्री बोर्ड का। बहुत जल्द मैं सेक्शन नंबर सी लाने की आपके लिए कोशिश करूंगी, तब तक आप इससे अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।